नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अपन सीरीज चला रहे थे, उसका पूरा जो कोर्स अपन पढ़ा रहे थे यूट्यूब पर, उसी के अंदर जो पिछला जो पेपर है 2021 के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का लास्ट पेपर हुआ था, उसके जो भी हिस्ट्री कल्चर के जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं उनका आज अपन पूरा सॉल्यूशन देखेंगे कि पिछले क्वेश्चन कैसे आए थे और पिछले क्वेश्चन के आधार पर ही जो नया पेपर बनेगा वो भी किसके आधार पर बनेगा, पिछला क्वेश्चन पेपर जैसा है उसी को देख के तो अपन पता करेंगे कि अगला जो आने वाला पेपर है उसका लेवल क्या रहेगा। तो चलो देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा आ रखा है, निम्नलिखित में से किस शैली में मध्यकालीन साहित्यिक रचना रसराज, कौन सी रचना, रसराज की जो रचना है वो चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त की गई है। रसराज का जो विषय है वो कौन सी जो चित्र शैली है उसके अंदर प्रयोग के अंदर ली गई है। तो इसके अंदर चार ऑप्शन दे रखे, पहला है मेवाड़, दूसरा है मारवाड़, तीसरा है ढूंढाड़ और चौथा है बूंदी। रसराज का चित्रण अपने मारवाड़ के अंदर भी किया गया है, लेकिन इसके अंदर जो सही उत्तर माना गया है वो माना गया है बूंदी को। किसको माना गया है? बूंदी को। बूंदी के अंदर जो मतीराम था उसकी पुस्तक रसराज का चित्रण किया गया था। किसकी पुस्तक? मतीराम। मतीराम की पुस्तक का रसराज का चित्रण किया गया है। ढूंढाड़ चित्रशैली भी फेमस है अपने। ढूंढाड़ चित्रशैली के अंदर कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित होती है? अपने आमेर, अलवर, शेखावाटी, ये वाला जो सारा एरिया है वो किस में आता है? ढूंढाड़ चित्रशैली के अंदर आता है। उसके बाद अपने जो मारवाड़ है, मारवाड़ चित्रशैली के अंदर भी अपने रागमाला वगैरह का चित्रण किया गया है और इसके अंदर अपने नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, इधर वाला जो एरिया है वो सारा इस चित्रशैली के अंदर सम्मिलित होता है। मेवाड़ चित्रशैली, इसका प्रारंभ अपन ने देखा था, महाराणा प्रताप के समय हुआ था इसका प्रारंभ, और इसके जो प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे, नासुरुद्दीन हुआ करते थे, उनके द्वारा भी रागमाला का चित्रण किया गया था। ये कौन सी चित्रशैली है? मेवाड़। जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है वो इसके अंदर सम्मिलित हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्ववादी यंत्र नहीं है? ये तंत्र नहीं है, तत्व है यहाँ पे, ठीक है। तत्ववादी यंत्र कौन सा होते हैं? वो वाद्य यंत्र जिनके अंदर तारों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तारों का प्रयोग किया जाता है। तो रवाज, रवाज एक तत्ववादी यंत्र है। उसके बाद में जंतर, जंतर भी क्या है? एक तत्ववादी यंत्र है जो जिसके अंदर तार होता है। जैसे इजी लैंग्वेज वगैरह अपन देखें तो अपने को नॉर्मली कौन सा पता होता है? वीणा वगैरह होते हैं ना, जिसके अंदर तार होते हैं, ऐसे बजाते रहते हैं, गिटार विटार, वो सब कौन से होते हैं? तत्ववादी यंत्र होते हैं। थर्ड नंबर पर है अलगोजा और फोर्थ है कमाईचा। तो कमाईचा भी क्या है? तत्ववादी यंत्र है। लेकिन अलगोजा एक तत्ववादी यंत्र नहीं है, क्योंकि अलगोजा क्या है? अलगोजा एक सुशिरवादी यंत्र है। कौन सा? सुशिर। सुशिर, सुशिरवादी यंत्र कौन से होते हैं? जिनको मुंह के द्वारा फूंक से बजाया जाता है। मुंह से जो फूंक वगैरह होती है, पुंगी वगैरह, उनको क्या बोलते हैं? अपने सुशिरवादी यंत्र बोलते हैं। उसके अंदर कौन सा सम्मिलित है? तो अलगोजा सम्मिलित है। अलगोजा एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है, तो आपको अलगोजा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना गया है? ठीक है, पूरिया किसको माना गया है? तो पूरिया से यहां तात्पर्य है अपने शिव जी। कौन? भगवान शिव को यहाँ पे पूरिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भगवान शिव। शिव को पूरिया के रूप में दर्शाया जाता है। तो देखते हैं किसमें वालर, वालर किससे संबंधित है? तो गरासिया से संबंधित है ये वालर। उसके बाद में राई नृत्य, इसको गौरी नृत्य भी कहते हैं। गौरी, ये अपने मेवाड़ वाले क्षेत्र के अंदर होता है। मेवाड़ क्षेत्र। अगला है मांदल। मांदल वाद्य यंत्र के द्वारा जिस नृत्य को किया जाता है उसको कौन सा बोलते हैं? मांदल नृत्य बोलते हैं। यह भी अपने किससे संबंधित है? गरासिया जनजाति से। वालर, मांदल, लूर, कूद, गौर, जवारा, ये सब किससे संबंधित है? गरासिया जनजाति से संबंधित है। गरासिया, ठीक है। नेक्स्ट है भवाई। ये जो भवाई नृत्य है ये गुजरात का जो समीपवर्ती क्षेत्र है, राजस्थान से जो लगता हुआ गुजरात का समीपवर्ती क्षेत्र, वहां कौन सा नृत्य किया जाता है? तो भवाई नृत्य किया जाता है। गुजरात का समीपवर्ती, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अपने राई नृत्य या गौरी नृत्य। उसके अंदर जो पूरिया होता है उस कैरेक्टर का, उस पात्र का प्रयोग किया जाता है भगवान शिव के रूप में या भगवान शिव को दर्शाने के लिए। अगला है अपने चौथा क्वेश्चन, महिला नेता। कौन सी नेता? महिला नेता।
जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 ईस्वी के अंदर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1938 ईस्वी, ठीक है। तो भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के लिए, किसकी पंजीयन की, उसको ऑफिशियल दर्जा दिलाने के लिए कि मांग करने के लिए कौन सी कार्यकर्ता थी जिसको जेल भेजा गया था? कहां भेजा गया था? जेल भेजा गया था। तो इसके अंदर 4 महिलाओं का नाम दिया गया है, कमला देवी, सुशीला त्रिपाठी, कोकिला देवी और विमला देवी, ठीक है। तो इसके अंदर सही उत्तर रहेगा सुशीला त्रिपाठी। सुशीला त्रिपाठी जी थी जिनको भरतपुर प्रजामंडल की अपने ऑफिशियल घोषित करने के लिए जो मांग थी उसके लिए जेल भेजा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है, डिंगल क्या है? किसका प्रयोग किया गया यहाँ पे? डिंगल को। डिंगल क्या है वो आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है काव्य की एक शैली है डिंगल, एक बोली है, एक लिपि है या गद्य गीता है। तो इनमें से चारों में से जो डिंगल है वो क्या है? एक काव्य की शैली है। क्या है? काव्य की शैली। इस काव्य की शैली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखो 2 होती है, एक तो होती है डिंगल और एक होती है पिंगल। क्या होती है? देखो डिंगल और एक होती है पिंगल, ठीक है। ये जो डिंगल होती है ना वो अपने पश्चिमी राजस्थान की काव्य शैली है। किसकी? पश्चिमी राजस्थान। और जो अपना पिंगल है वो पूर्वी राजस्थान। अब जो डिंगल है उसके अंदर पश्चिमी राजस्थान के अंदर ही ज्यादातर युद्ध लड़े गए थे, या फिर जो भी अपने मेवाड़ मारवाड़ का जो भी क्षेत्र रहा है उसके अंदर ही ज्यादातर अपने वीर काव्य की रचना की गई है। तो पश्चिमी राजस्थान का जो ये डिंगल काव्य है, जो ये डिंगल भाषा के अंदर प्रयोग किया जाता है, उसका जो मुख्य विषय रहता है वो कौन सा रहता है? वीर काव्य या वीर रस का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। कौन सा रस? वीर रस, ठीक है। और इधर किसका प्रयोग किया जाता है? इधर किया जाता है श्रृंगार रस का प्रयोग। श्रृंगार मतलब लव स्टोरी वगैरह इसके ऊपर ज्यादा चित्रित वगैरह की जाती है, ज्यादा लिखी जाती है उसके ऊपर, प्रेम आख्यान वगैरह, ठीक है। इधर वाला रहने दो, अभी तो अपना डिंगल डिंगल देखना है। और इसके अंदर इधर अपना जो डिंगल वाले थे उसके अंदर जो साहित्यकार थे वो कौन थे अपने? तो साहित्यकार थे चारण साहित्यकार, ठीक है। और इधर भाट विद्वान वगैरह थे, इधर चारण थे, चारण साहित्यकार, ठीक है। अपन दोनों के अंदर तुलना वैसे देख लिया। तो इसका आंसर क्या हो गया? पहला आंसर काव्य की एक शैली है डिंगल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या है? बागड़ी बोली। इधर बोलियां दे रखी है और इधर जिले दे रखे हैं, तो कौन सी बोली कौन सी जिले से संबंधित है वो अपने को देखना है। तो सबसे पहला है बागड़ी। तो अगर आपको बागड़ी नहीं पता है तो आप एक बार के लिए इसको स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट देख सकते हो। जगरोती। तो जगरोती लगभग लोगों को ध्यान होती है कि जगरोती जो बोली है वो अपने करौली से संबंधित है। किससे संबंधित है? करौली से, ठीक है। नेक्स्ट है धावड़ी। तो धावड़ी कहां से है? तो धावड़ी उदयपुर के अंदर बोली जाती है। गोडवाड़ी, ये मारवाड़ी की उपबोली है, ये भी गोडवाड़ी भी, ये कहां बोली जाती है? तो सिरोही वाले क्षेत्र में बोली जाती है। तो लास्ट में बागड़ी को कहां बच जाती है? तो हनुमानगढ़ में बच जाती है बागड़ी। बागड़ी भी किसकी उपबोली है? तो यह भी मारवाड़ी की उपबोली है। तो इसके अनुसार जो आंसर सही क्या हो जाएगा? ए में फर्स्ट, बी में थर्ड, सी में सेकंड। तो सी में सेकंड यह है, तो तीसरा आंसर सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की एक प्रारंभिक रचना। किसकी? राजस्थान की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद। कौन सी रचना? रणमल छंद के रचनाकार कौन थे? रणमल छंद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो शिवदास जी के द्वारा, हरिभद्र सूरी के द्वारा, बादर के द्वारा, बादर ढांडी है, ये बादर ढांडी, और श्रीधर व्यास के द्वारा। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? श्रीधर व्यास के द्वारा ये रचना लिखी गई थी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट टेम्पल। यह निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीनतम मंदिर है? अब प्राचीनतम मंदिर कई सारे होंगे, लेकिन अपने को यहाँ जो देखना है इन चारों में से कौन सा सबसे प्राचीन मंदिर है, इन चारों के परिप्रेक्ष्य में देखना है। तो सबसे पहला है नाथद्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर। ये जो मंदिर है नाथद्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर, ये जो मेवाड़ के शासक हुआ करते थे राज सिंह जी, उनके समय का ये मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था? तो लगभग 17वीं शताब्दी के अंदर से या 17वीं
जो ईस्वी थी उसके अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। 17वीं से संबंधित है ये। नेक्स्ट है रणकपुर का पार्श्वनाथ मंदिर। तो रणकपुर के जो मंदिर थे उनका निर्माण महाराणा कुंभा के समय हुआ था। रणकपुर के मंदिरों का निर्माण, है ना। तो यहां पे कुंभा के समय और इसका जो काल रहेगा वो कौन सा रहेगा? 15वीं शताब्दी के लगभग, 15वीं। अगला है उदयपुर के जगदीश मंदिर। जगत सिंह के समय उदयपुर के जगदीश मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो ये भी कौन सी शताब्दी से रिलेटेड है? तो ये भी 16वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास के हैं। 16वीं से 17वीं। नेक्स्ट है अपने आबानेरी का हर्षद माता मंदिर। आबानेरी का जो हर्षद माता मंदिर था वो चौहान शासक चांद के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? चौहानों का शासक था चांद द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और ये जो मंदिर है वो 8वीं शताब्दी से संबंधित है। कौन सी शताब्दी? 8वीं शताब्दी। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, आबानेरी का हर्षद माता मंदिर। नेक्स्ट है औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है। औरंगजेब के द्वारा कौन से किले के अंदर जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण करवाया गया? तो देख लेते हैं। फर्स्ट है गागरोन का किला। गागरोन का किला कहां स्थित है? तो अपने झालावाड़ के अंदर स्थित है। झालावाड़। इसको किसकी संज्ञा दी जाती है? तो इसको जलदुर्ग की संज्ञा भी दी जाती है। नेक्स्ट है जूनागढ़ बीकानेर वाला। बीकानेर। अगला है अचलगढ़। अचलगढ़ कहां पड़ता है? तो अपने सिरोही में पड़ता है। सिरोही। उसके अगला है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ अपने राजसमंद के अंदर है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। राजसमंद। अब इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा अपने गागरोन का किला। ये जो गागरोन का किला है वो काली और अऊ नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, अऊ और काली सिंध नदी है उसके बीच में ये स्थित है और इसको जलदुर्ग की संज्ञा भी दी जाती है। नेक्स्ट है अपने पिछुआई हस्तशिल्प कला। कौन सी हस्तशिल्प कला? पिछुआई। तो पिछुआई से तात्पर्य क्या होता है? पिछुआई का अर्थ होता है कि भगवान जो कृष्ण थे उनकी जो मूर्ति होती है, उनकी मूर्ति के पीछे जो कपड़े के ऊपर जो चित्रण किया जाता है, उनकी जो लीलाएं थी या उनका जो जीवन काल रहा था उसके बारे में जो बताया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? पिछुआई। जो मूर्ति के पीछे बनाई वो पिछुआई, पीछे बनाई जाने वाली। ठीक है, तो पिछुआई। तो पिछुआई का तात्पर्य या संबंध कौन सी कला से है? हस्तशिल्प कला किससे संबंधित है? तो सबसे पहले आता है अपना बाड़मेर। तो बाड़मेर से संबंधित है क्या? तो बाड़मेर में नहीं है। अगला है नाथद्वारा। तो नाथद्वारा में है। भगवान कृष्ण की मूर्तियों के पीछे जो चित्र बनाए जाते हैं वो नाथद्वारा में पिछुआई चित्रण फेमस है, अपन देखते हैं जब। और बगरू और जयपुर में क्या है? तो इसके अंदर अपना सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट वगैरह जो चित्रों के ऊपर जो प्रिंट वगैरह की जाती है ना, उससे संबंधित है ये दोनों। निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट, आमेर के जो शासक रहे थे मानसिंह जी प्रथम, उनके समय या उनसे संरक्षण प्राप्त था? किसको संरक्षण मिला हुआ था? मानसिंह फर्स्ट के द्वारा। तो सबसे पहले है नरोत्तम कवि। तो अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो अपन स्किप कर देते हैं एक बार के लिए। नेक्स्ट है जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी अपने सवाई जयसिंह के समय हुआ करते थे। किसके समय? सवाई जयसिंह। ठीक है, अगले हैं कुलपति मिश्र और बिहारी जी। ये जो कुलपति मिश्र और बिहारी जी है ये दोनों किसके दरबार में हुआ करते थे? तो मिर्जा राजा जयसिंह। सवाई जयसिंह से पहले मिर्जा राजा जयसिंह रहे थे। जिनका शासनकाल सबसे लंबा रहा था आमेर के अंदर, ये जयपुर में, मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, तो अब कौन बचते हैं? लास्ट अपने पास बचते हैं नरोत्तम कवि। तो इनका संबंध अपने मानसिंह फर्स्ट से हो ही जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नरोत्तम कवि। अगला देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति रणथंबोर का जो अभियान हुआ था हमीर के समय, हमीर जब इसका यहाँ का शासक था हमीर देव चौहान, उस समय जो रणथंबोर के अंदर सेना भेजी गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उस अभियान के दौरान कौन सा सेनापति मारा गया था?
तो इस अभियान में जो सेनापति भेजे गए थे, नुसरत खां, उलूग खां और अलप खां, 3 सेनापति यहाँ पे भेजे गए थे। कौन कौन से? नुसरत खां, उलूग खां और अलप खां। सबसे पहले तो आपको ये 3 सेनापति पता होने चाहिए कि कौन कौन से भेजे गए थे, तो आधे ऑप्शन वैसे ही कट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे इन तीनों में से किसके नाम है? इन 2 के नाम है, बाकी 2 से मतलब ही नहीं है, तो बाकी 2 तो वैसे भी हट जाते हैं। अब इन दोनों के अंदर से जो नुसरत खां था वो यहाँ पे लड़ता हुआ शहीद हो गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नुसरत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान लघु पाषाण युगीन, कौन सा पाषाण युगीन? लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन ने पहले देखे थे गणेश्वर सभ्यता जो तिलवाड़ा बाड़मेर की थी वो अपन देखी थी, तो उसके अंदर से ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। सोजत पाली के अंदर जो पड़ता है, धनेरी, तिलवाड़ा ये बाड़मेर वाला और गणेश्वर, तो इसके अंदर जो गणेश्वर है ना वो अपने ताम्र युगीन सभ्यता है, आपने पढ़ा था। तो गणेश्वर ताम्र युगीन कौन सी सभ्यता है? ताम्र युगीन। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है इसको, गणेश्वर को। तो इसका आंसर क्या होगा? सोजत, धनेर और तिलवाड़ा, ये तीनों ही होंगे इसके अंदर सम्मिलित। तो तीनों वाला ऑप्शन थर्ड है, तो इसका सही आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ये वैष्णव है? क्या है? वैष्णव। वैष्णव संप्रदाय कौन सा संप्रदाय? वैष्णव संप्रदाय नहीं है, या वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नहीं है। कौन सा एक सा संप्रदाय है? तो देखते हैं, निम्बार्क संप्रदाय ये वैष्णव से संबंधित है। अगला है वल्लभ संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय, ये भी संबंधित है। अगला है निष्कलंकी संप्रदाय, तो ये भी संबंधित है। लास्ट है लालदास जी, ये मेवात वाले क्षेत्र में थे, मेव जाति के से संबंधित है, तो ये इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा। लालदास जी थे, या लालदासी जो संप्रदाय है वो इससे संबंधित नहीं है। दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जो दादू पंथ था अपने जयपुर के अंदर, जिसकी शाखा थी नरेना, जयपुर के अंदर जो मुख्य पीठ हुआ करती थी उसके अंदर उसकी 5 शाखाएं थी, खालसा, विरक्त, उत्तरादय, खाकी और नागा। जो 5 शाखाएं थी उसमें से जो नागा शाखा थी उसके जो संस्थापक, ये नागा शाखा के प्रवर्तक कौन रहे थे उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो रज्जब जी थे ये सांगानेर के पठान हुआ करते थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूल्हे के वेश में निकाला था। शादी करने जा रहे थे, दादू दयाल जी ने बोला हमारे साथ जो क्या पढ़ा है, ब्याह में कुछ नहीं पढ़ा है। तो रज्जब जी बेचारे को ऐसे खींच के ले गए थे। बाद में पता चला दादू दयाल जी ने खुद ने ब्याह कर रखा है, टाबर टूबर है इनके। तो रज्जब जी लगे यार मेरे साथ क्या हो गया, धोखा हो गया। तो ये वही रज्जब जी अपने। नेक्स्ट है गरीबदास जी, ये भी इनके शिष्य हुआ करते थे। मूलक जी ये भी शिष्य थे। और सुंदरदास जी, सुंदरदास जी अपने गेटोलाव दोसा से संबंधित थे। दोसा गेटोलाव, तो इन्होंने अपने नागा जो शाखा थी उसके प्रवर्तक यही हुआ करते थे। जो नागा साधु थे उनके जो रहने का स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? अपने छावनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहां लिख लेते हैं, निवास। निवास को क्या बोलते हैं? छावनी। जब जयपुर के अंदर मराठों ने आक्रमण किया था तो नागा साधुओं ने जो अपने आमेर के या जयपुर के जो शासक हुआ करते थे उनकी सहायता करी थी लड़ने के अंदर, ठीक है। तो इनका निवास क्या हो गया? छावनी हो गया। और सुंदरदास जी अपने गेटोलाव दोसा से संबंधित थे। अगला है, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी लोक देवता रामदेव जी, लोक देवता अपने रामदेव जी हुआ करते थे रूणीचा वाले। तो रूणीचा तो उनके भजन के अंदर रह जाता है, राम सा पीर तारी महिमा परम वाला का जो अपने भजन है, तो संबंधित नहीं है। तो ऐसा कौन सा स्थान है जो अपने रामदेव जी है उनका संबंध इससे नहीं दर्शाए गए? तो स्थान देख लेते हैं। सबसे पहले रूणीचा, तो रूणीचा तो डायरेक्ट संबंधित है ही। पोखरण, पोखरण में भी इनका मंदिर है। मसूरिया में भी है। तो क्या बच जाता है? बनेड़ा, बनेड़ा इससे संबंधित नहीं है। यह बनेड़ा में इनका कोई भी मंदिर नहीं है, ठीक है। उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया। शेरशाह सूरी जब दिल्ली का शासक था, तो ऐसे कौन से 2 अपने शासक हैं जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की सहायता करी थी या शेरशाह की सहायता प्राप्त करी थी मालदेव से लड़ने के लिए? तो अपने पढ़ो। तो इसके अंदर अपन ने गिरी सुमेर का युद्ध देखा था 1544 ईस्वी में। कब हुआ था? 1544 ईस्वी, गिरी सुमेर या जैतारण का युद्ध। अपन देखते हैं कि जो बीकानेर का शासक होता है उस टाइम उसका युद्ध होता है जयसिंह और कल्याणमल उसका बेटा होता है।
कल्याणमल किसका बेटा होता है? जयश्री का बेटा होता है। शासक उस टाइम जयश्री होता है, उसका युद्ध होता है मालदेव से, जयश्री उस युद्ध के अंदर मारा जाता है और जो कल्याणमल होता है वो भाग के कहां चला जाता है? शेरशाह सूरी से शरण प्राप्त करने चला जाता है। और इधर से जो मेड़ता का शासक हुआ करता था वीरमदेव, उसको भी किसके द्वारा हराया जाता है? तो मालदेव के द्वारा हराया जाता है और वो भी कहां चला जाता है? शेरशाह सूरी के पास शरण लेने चला जाता है। फिर जो गिरी सुमेर का युद्ध होता है 1544 ईस्वी के अंदर, उसमें जो कल्याणमल और वीरमदेव दोनों शेरशाह सूरी के जो सेनापति होते हैं उनके रूप में आते हैं और मालदेव से यहाँ पे युद्ध लड़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीरमदेव और कल्याणमल। तो सही तीसरा आंसर हो जाएगा इसका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सीकर कृषक आंदोलन, कौन सा कृषक आंदोलन? सीकर किसान आंदोलन जो हुआ था उससे संबंधित नहीं है। जब भी अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम सबसे पहला ध्यान रखना है कि वो पूछ रहा है हाँ पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। तो इसको पढ़ने का सबसे सही तरीका यही होता है कि क्वेश्चन को पीछे से पढ़ा जाए और सबसे पहले इसी के ऊपर गोला लगा लिया जाए कि वो हाँ पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, उसके बाद में अपन आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। नहीं तो अपने ज्यादातर क्वेश्चन या सिली मिस्टेक यही होती है, जाके अपन पूरा पढ़ते नहीं है, अपने लगता है सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित पूछा है। अच्छा, तो पहला आंसर रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी प्रेरणा से हुआ था, अपन ऐसा मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना है। तो इसमें रामनारायण चौधरी का संबंध रही है सीकर किसान आंदोलन से। हरि ब्रह्मचारी इनका भी राय, मास्टर चंद्रपांसी इनका भी राय। नेक्स्ट है नैनूराम शर्मा, नैनूराम या नैनूराम, इनका संबंध यहां से नहीं रहा है क्योंकि हाड़ौती प्रजामंडल जो होता है उसके संस्थापक रहे हैं। कौन सा प्रजामंडल? हाड़ौती। और इनका संबंध बूंदी वाले से भी रहा है, बूंदी भी हाड़ौती में पड़ता है, तो ये हाड़ौती प्रजामंडल से संबंधित रहे नैनूराम शर्मा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रता, कौन सी स्वतंत्रता? नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लाइबिलिटीज के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए या अपने प्राण त्याग दिए, ठीक है, अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो उसके अंदर किस किस का नाम है? बाल मुकुंद बिस्सा। अपन देखते हैं, बाल मुकुंद बिस्सा मारे गए थे गोलीकांड के अंदर। सागरमल गोपा जैसलमेर से संबंधित है, इनको भी मार दिया गया था, जैसलमेर की जेल के अंदर जिंदा जला दिया था सागरमल गोपा को। ये भी एक क्रांतिकारी हुआ करते थे। रमेश स्वामी, इनको भी अपने जो क्रांतिकारी गतिविधि थी उसके अंदर इनकी भी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है ज्वाला प्रसाद शर्मा, इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से? धौलपुर। तो ये यहाँ पे नहीं मारे गए थे, धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो थर्ड आंसर इसका हो जाएगा। अगला है राजस्थान में कहा मेराब खां ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? मेराब खां नामक जो अपने क्रांतिकारी हुआ करते थे उन्होंने कहां पे नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का? तो जो कोटा है अपने, वहां पे 2 क्रांतिकारी हुआ करते थे, जयदयाल और मेराब खां। मेराब खां, इन दोनों ने जो कोटा का जन विद्रोह हुआ था उसके अंदर भाग लिया था। कब हुआ था ये? 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी, ठीक है। मारवाड़ के अंदर अपने ठाकुर कुशाल सिंह जी जो होते हैं वो युद्ध करते हैं, यहाँ पे आहुआ बिठोड़ा वगैरह के युद्ध होते हैं। नसीराबाद, सबसे पहले जो सैनिक विद्रोह हुआ था वो नसीराबाद छावनी से प्रारंभ हुआ था। कोटा, कोटा इसका सही आंसर है। अगला है टोंग, टोंग का जो विद्रोह है उसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था, जो नवाब हुआ करते थे उनके खिलाफ विद्रोह हुआ था। तो अपने इनके चारों के बारे में देख लिया, तो इसका सही आंसर थर्ड कोटा हो जाएगा। ये अपने 20 क्वेश्चन थे जो हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड पिछले पेपर में आए थे। अब जो अपन नेक्स्ट पेपर जो होगा, अपने को इसका जो लेवल है उससे एक लेवल ऊपर लेके तैयारी करनी है, क्योंकि हमेशा तैयारी एक लेवल या एक स्तर ऊपर की करनी चाहिए। जब ये कोई तीरंदाज होता है, वो जब तीर चलाता है तो अपने निशाने को या अपने लक्ष्य को भेदने के लिए हमेशा जो तीर का अपना जो लक्ष्य होता है उसको थोड़ा सा ऊपर रखता है, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल अगर थोड़ा बहुत काम भी करे तो थोड़ा सा नीचे आए तीर तो भी लक्ष्य को भेद पाए। इसलिए जो भी एग्जाम वगैरह अपन देने जाए हमेशा अपने को एक लेवल ऊपर की तैयारी करनी होती है, ताकि अपन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अगर कोई विकट परिस्थिति भी आती है तो भी अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सके। तो इसी के आधार पर इसी को एनालिसिस कीजिएगा और नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट भी दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।